सभी प्यारे दोस्तों को हमारा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अनुज शर्मा। आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर। यहां आज हम लोग साथियों बात करने आए हैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर। मुद्दा हमारा क्या होना चाहिए ये भी मैं आपको बता देता हूं। यूपी पीजीटी एग्जाम में पीजीटी एग्जाम चैप्टर शॉर्ट में लेकर के आया हूं और ये अभी तक चैप्टर शॉर्ट आपको बहुत ही जबरदस्त महसूस होगा, क्योंकि इस चैप्टर शॉर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार करना क्या है। अधिकतर लोग एमसीक्यूज के पीछे पड़े हैं कि सर एमसीक्यूज मिल जाए, यानी अपनी पढ़ाई से ज्यादा बढ़कर के उन्हें अभी एमसीक्यूज इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि एमसीक्यूज से करके उन्हें जो चैनल पर लगता है कि हमारी पढ़ाई बहुत बेहतर हो जाएगी। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कुछ स्ट्रेटजी प्लान कीजिए, तब एमसीक्यू आपको बहुत बेनिफिशियल होंगे। इन एमसीक्यूज पर आपकी क्या चर्चा होगी, इन एमसीक्यूज पर आपको क्या करना चाहिए, ये बातें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो यूपी पीजीटी एग्जाम 2025 जो अब 18 जून से 19 जून यानी 18 और 19 जून में होने जा रहा है, इसके क्या प्लान होने चाहिए, इस पर किस चैप्टर पर आप ज्यादा फोकस कर लें, किन चैप्टर्स पर आपके टॉपिक कौन कौन से हो जाने चाहिए, तो हम बात करने जा रहे हैं आज आपसे बहुत ही रहस्यमयी तरीके से। तो शुरुआत कर लेते हैं अपने हम उन टॉपिक्स की जिन पर हम लगातार चर्चा भी करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एक चैप्टर जो आपको हमेशा पता है कि मोल कंसेप्ट और स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर चले आइए। मोल कंसेप्ट जिसका नाम है, और मोल कंसेप्ट के साथ में एक चैप्टर है जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। हमने इन सब पर सुपर 60 टेस्ट सीरीज भी लगा दी है। मोल कंसेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर पर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं। अब मोल कंसेप्ट और स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं, बहुत बार आपको मैंने बहुत सारी चीजें बताई है, लेकिन आज कुछ हट करके बताऊंगा जो एग्जामिनेशन में आएगा ही। निश्चित है क्वेश्चन, 100% है क्वेश्चन कि किन टॉपिक्स पर आप क्वेश्चन लगाएंगे वो आपके बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो देखिए, मैं यहां पर केवल एक बात बताऊंगा। इस बार जो क्वेश्चन आने की संभावना है वो ये है कि अगर मोल कंसेप्ट से मैं उठाता हूं, तो मोल कंसेप्ट से मुझे जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो इक्विवेलेंट वेट पर दे रहा है। इक्विवेलेंट वेट पर क्वेश्चन समझ में आ रहा है, और वो भी किसका आ रहा है मैं आपको बता देता हूं। या तो KMnO4 इस बार आ जाएगा, और या फिर K2Cr2O7 इस बार आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्विवेलेंट वेट इसी के हैं। दूसरा मुझे जो उम्मीद है वो ये है गे-ल्यूसेक लॉ पर भी क्वेश्चन आ सकता है। ये इसकी डेफिनेशन की उम्मीद मुझे दिखाई दे रही कि इसकी डेफिनेशन आ सकती है। तो ये मोल कंसेप्ट से बात हुई। अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पर चलते हैं तो क्वांटम नंबर की अगर मैं बात करता हूं, तो क्वांटम नंबर में आपको जो सेट होना चाहिए, सेट N L M और S का जो सेट होता है उस पर क्वेश्चन आप जरूर कर लें। और इसी के साथ यहां पर आप सीख लीजिए कि रेडियल और जो है वो एंगुलर नोड कैसे निकाले जाते हैं, इन पर भी आप अच्छे ढंग से ध्यान दीजिएगा। और इसी के साथ साथ जो आपका एनर्जी बेस्ड फार्मूला है, एनर्जी बेस्ड फार्मूला है, ये भी क्वेश्चन बनाएगा, यानी कि एनर्जी के फार्मूले पर भी क्वेश्चन आप तैयार जरूर कर लीजिए। ज्यादा से ज्यादा जितने कर पाए एनर्जी की सभी वैल्यूज आप अच्छे से याद कर लीजिए। और देखते ही देखते एक काम आप और कर लेना, ज्यादा आप नहीं करना है। रेडबर्ग कांस्टेंट यानी कि 1/लैम्डा इज इक्वल टू RH, और ब्रैकेट में 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर पर भी एक न्यूमेरिकल जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, संभावित है। ये तो मुझे स्ट्रक्चर ऑफ एटम और मोल कंसेप्ट से दिखाई दे रहा है, जो बहुत ही जरूरी है आपके पढ़ने के लिए। मैंने बिल्कुल आज ऑपरेशन ऐसा कर रहा हूं जिसमें अब बहुत चैप्टर की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ज्यादा भागने की दौड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितना बता रहा हूं उतना आप कंठस्थ करिए। दूसरा पॉइंट है कि अगर आप पीरियोडिक टेबल पर चले आते हैं, तो पीरियोडिक टेबल में
भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको याद कर लेना है। एक तो आयनाइजेशन पोटेंशियल पर आपको ध्यान देना है, आयनाइजेशन पोटेंशियल, जिससे आयनाइजेशन एनर्जी, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन का वेरिएशन पढ़ लीजिएगा, बोरॉन बेरिलियम का वेरिएशन पढ़ लीजिएगा, छोड़िएगा बिल्कुल भी नहीं। दूसरी चीज है जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, अगर मैं आपसे कहूंगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर भी बहुत ध्यान देना है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर जो मिलिकन स्केल है और पॉलिंग स्केल, इसको ही पढ़िएगा। मिलिकन और पॉलिंग दोनों के स्केल आप ध्यान देना। मुलिकन और पॉलिंग का स्केल आप याद करिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और उसके बाद आपको एक चीज जरूर इस बार पढ़ लेनी है, डायगोनल रिलेशन पढ़ना है, डायगोनल रिलेशन पढ़ना है। और डायगोनल रिलेशन पढ़ने के साथ साथ आपको जितने भी एलिमेंट है किन का पढ़ना है, एक तो आप लिथियम और मैग्नीशियम का पढ़ लीजिएगा डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है, ये जरूर पढ़ना है, आपको ध्यान से पढ़ना है। और उसके बाद अब आप नोट करिएगा जो बहुत मैं बात बोलने जा रहा हूं, फोर्थ पॉइंट जो बहुत जरूरी है, इसमें आपको अरेंजमेंट जो है वो, मतलब जो है अरेंजमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो अरेंजमेंट जरूर पढ़ लेना। अरेंजमेंट में आपको चाहे वो आयनिक रेडियस का, जो आयनिक रेडियस की अगर मैं बात करता हूं तो आयनिक रेडियस में जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सभी ना पढ़िए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक जरूर पढ़ लीजिएगा। यहां से क्वेश्चन संभावित है और आ भी सकता है एग्जाम के लिए, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में आपको इन चीजों पर विशेष ध्यान दे करके चलना है। और अगर आप, मैं तीसरे चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग की बात करता हूं, तो जनाब केमिकल बॉन्डिंग को अगर आप बिल्कुल इंपॉर्टेंस देते हैं तो सबसे पहले इसमें वेस्पर थ्योरी जरूर पढ़िए, इस पर क्वेश्चन संभावित है। और वो भी ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और एक मॉलिक्यूल आप ले लीजिएगा सल्फर, इनके जो एटम्स के बने मॉलिक्यूल हैं उनके शेप की जानकारी आप जरूर रखिए। मतलब यहां मैं आपसे कहूं कि शेप इनकी बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अगर आप पढ़ते हैं तो इसमें आपको केवल मात्र दो चीजें, एक तो बॉन्ड ऑर्डर निकालना, और बॉन्ड ऑर्डर में भी सीओ का जरूर निकाल लीजिएगा प्लस का, एक आप सीएन का निकाल लीजिएगा और एक आप एनओ का निकाल लीजिएगा, ये जरूरी है। इसके बाद एमओटी के अंदर ही आपको एक चीज और, एक डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी और एक पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी पर भी फोकस कर लेना है। और खासकर आपको हाइब्रिडाइजेशन और शेप ऑफ मॉलिक्यूल जरूर पढ़िएगा। हाइब्रिडाइजेशन मतलब इस पर आपको शेप और ज्योमेट्री का जो फर्क है वो जरूर ध्यान देना, शेप और ज्योमेट्री का फर्क ध्यान देना है। आज बिल्कुल मैं आपको फाइनल टॉपिक बताता चल रहा हूं, इसलिए यहां पर कोई समझौता नहीं, कोई बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ बात है कि आप सिलेक्शन आपका होना चाहिए किसी भी कीमत पर। इसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, सॉलिड लिक्विड गैस, यानी कि सॉलिड की अगर मैं बात करता हूं, लिक्विड की बात करता हूं और गैस की बात करता हूं, तो इन चैप्टर्स में गैसियस स्टेट में हम लोगों को क्या पढ़ना चाहिए ये भी हमें नोट, आज बहुत गहराई के साथ में चल रहा हूं इसलिए ज्यादा नहीं लिख रहा हूं, केवल और केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक की ही बात आपके सामने चल रही है जो बहुत जरूरी है। अगर हम लोग सॉलिड की बात करते हैं तो यहां पर सॉलिड में केवल आप डिफेक्ट पर इस बार फोकस करिए, डिफेक्ट्स पर फोकस करिए, बहुत जरूरी है। और साथ में ही मिलर इंडेसिस पर फोकस करिए। मिलर इंडेसिस पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराए हैं। लिक्विड में केवल आप विस्कोसिटी पर रहिए, विस्कोसिटी जरूर पढ़ लीजिएगा। गैसेस स्टेट में आपको तीन वेलोसिटी, जिसमें आरएमएस वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, और इसके बाद एवरेज वेलोसिटी पढ़ने के बाद आपको काइनेटिक गैस इक्वेशन जरूर पढ़नी है। काइनेटिक गैस इक्वेशन आपको जरूर पढ़ लेनी है। यही गैसेस स्टेट में वैंडर वॉल इक्वेशन जरूर पढ़ लेना। और सीपी अपॉन सीबी का जो रिलेशन है वो
जरूर आप ध्यान दीजिएगा। वैन डर वाल गैस इक्वेशन पर तो आप इंपॉर्टेंट लगा ही लीजिए, किसी भी कीमत पर ये आनी ही आनी है साहब। तो ये टॉपिक आप केबल और केबल तैयार करिए, किसमें, गैसियस स्टेट में तैयार करिएगा। इसके बाद अगर हम लोग इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम में आयनिक और एक दोनों है, तो यहाँ पर मैं केवल इक्विलिब्रियम पर चल रहा हूँ और इक्विलिब्रियम खासकर आपको ये बताएगी कि हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने। यहाँ पर आपको मैं बता दूंगा, बस उतना पढ़ लेना, काम आपका हो जाएगा। एक तो इस बार ली चैटेलियर पर क्वेश्चन जरूर बनना है, 100% बनना है। ली चैटेलियर का क्वेश्चन छोड़ना नहीं किसी कीमत पर। दूसरा टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा वो पीएच वैल्यू पर क्वेश्चन जरूर बनेगा, पीएच वैल्यू पर। और तीसरा इंडिकेटर की थ्योरी पर क्वेश्चन बनेगा। और चौथा क्वेश्चन जो बनेगा इक्विलिब्रियम का, वो बनेगा हेंडरसन हेसलवॉक इक्वेशन पर। तो आप ध्यान देना, आपसे ये इक्वेशन आप जरूर मान के चलना कि हेंडरसन हेसलवॉक इक्वेशन आपसे इस बार पूछी जाएगी। इन पर क्वेश्चन बचना नहीं किसी भी कीमत पर। तो साथियों, ये टॉपिक आप जरूर करिएगा। और साथ ही साथ आप एक काम और कर लेना, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन जरूर पढ़ लेना। ये मेरे जितने भी साथी हैं वो इस बात का जरूर ध्यान दें कि कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन पर मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं, इंडिकेटर पर इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं। इसके अलावा आप बहुत परेशान होने की जरूरत इक्विलिब्रियम में आपको नहीं है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस अगर देखना चाहें तो देख लेना, नहीं तो बहुत आवश्यकता आपको नहीं है। इसके बाद चले आइएगा सॉल्यूशन की। अगर मैं बात करता हूं कि आखिरकार सॉल्यूशन में क्या पढ़ना है, तो सॉल्यूशन में जो उम्मीद मुझे दिखाई दे रही है वो आपका हेनरी लॉ पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, हेनरीज लॉ पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। हेनरी लॉ को जरूर पढ़ लेना। और हेनरी लॉ के साथ साथ एक टर्म और टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन आ सकता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन आ सकता है। जरूर ध्यान से पढ़ लेना, आपको इन पर बेस एमसीक्यू लगाओ, आपको मजा आएगा। ये बात ध्यान देना, मजा इन द सेंस क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। इसके बाद अगर हम 7वां चैप्टर इलेक्ट्रो और रेडॉक्स की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रो और रेडॉक्स में अगर हम लोग चल रहे हैं तो इलेक्ट्रो और रेडॉक्स में खासकर नर्स्ट इक्वेशन, यानी कि यहाँ आपको नर्स्ट इक्वेशन आपको जरूर पढ़ लेनी है। और आपको गिब्स फ्री डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल पर न्यूमेरिकल जरूर लगा लेना है। इसका न्यूमेरिकल 100% आएगा, इस बार नोट कर लो। अनुज सर की कही हुई बात नकारी नहीं जाती है, ये बात ध्यान देना, क्योंकि पेपर जो आता है वो अधिकतर इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो टॉपिक में बता रहा हूं इनसे ही आता है। दूसरी चीज, इसमें जो एक H2SO5 के अंदर S का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, एक H2S2O8 के अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर है, एक CrO5 के अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर है, और एक Fe3O4 में जो FeO होता है और एक होता है Fe2O3, दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर। साथ में CaOCl2 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना जरूर सीख लीजिएगा, आपके बहुत काम आएगा, ये बात आप मान लेना। और दूसरी चीज है फैक्टर्स अफेक्टिंग पर क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है वो जरूर आप ध्यान देना, फैक्टर्स जरूर पढ़ लेना, फैक्टर्स यहाँ पर जरूर पढ़िएगा। जो फैक्टर आते हैं कंडक्शन के ऊपर, वो फैक्टर्स टू इफेक्ट द कंडक्टिविटी, इसको आप जरूर पढ़ना। और एक और कोलरेश लॉ जरूर पढ़ लेना, क्योंकि ये बहुत आपके काम आएंगी। तो थोड़ी, यानी कि लगभग मान के चलिए मैं आपको 25% कवरेज कर रहा हूं जो केवल जरूरत है, इसके बाद आपसे कोई बात नहीं कर रहा हूं। इसके बाद अगर केमिकल काइनेटिक्स में आते हैं आप, तो केमिकल काइनेटिक्स में केवल और केवल अब अंतिम चरणों में इन पर विशेष ध्यान देना। एक तो आपको ध्यान रखना है आर्हेनियस की इक्वेशन जरूर पढ़ लेनी है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और साथ में ही इनकी के की यूनिट निकालना जरूर सीख लीजिएगा, आपके बहुत काम आएगी एग्जाम्पल के साथ में। एग्जाम्पल आप जरूर पढ़ लेना, बाकी इस चैप्टर में कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। इसके बाद आ जाइए थर्मोडायनामिक्स पर, ये भी अपने में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है थर्मोडायनामिक्स। और थर्मोडायनामिक्स में से
इस बार जो उम्मीद है वो मुझे जीरोथ लॉ की है, यानी कि जीरोथ लॉ 100% इस बार आएगा, बचेगा नहीं जीरोथ लॉ। बचा लो तो बता देना हमें, ठीक है। और उसके बाद जो आनी गिब्स फ्री एनर्जी पर, यानी यहां पर मैं लिख देता हूं गिब्स फ्री एनर्जी पर क्वेश्चन निश्चित है। और यहीं पर एक टर्म और है, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन तीन चीजें मैं बिल्कुल रट के बताऊंगा आपको। नंबर वन, डोहेम इक्वेशन को आप जरूर पढ़ लेना, डोहेम इक्वेशन को आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ये इक्वेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डोहेम इक्वेशन आप जरूर पढ़ लेना, डोहेम इक्वेशन आप पढ़ लेना। क्लेप्रियन इक्वेशन आप जरूर पढ़ लीजिएगा। कौन सी पढ़ेंगे? क्लेप्रियन इक्वेशन आप जरूर पढ़ना। और क्लासियस इक्वेशन भी आप जरूर पढ़ना, क्लासियस इक्वेशन। ये तीन इक्वेशन में से आपको एक इक्वेशन 100% एग्जाम में मिलेगी, बचना नहीं है किसी भी कीमत पर। टॉपिक नंबर 10 पर आ जाइए। अगर हम जीओसी की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको जीओसी में प्यूरिफिकेशन पर ध्यान देना है। और प्यूरिफिकेशन में आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को पढ़ें, केवल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को पढ़ें। और साथ में आप क्रोमेटोग्राफी को पढ़ें। किसे पढ़ें? क्रोमेटोग्राफी को पढ़ें। ये दो चीजें मात्र प्यूरिफिकेशन में पढ़ें। और जीओसी में एक तो हाइपर कॉन्जुगेशन, याद रखना, हाइपर कॉन्जुगेशन पर आप बेस्ट क्वेश्चन जितने ज्यादा न्यूमेरिकल एमसीक्यू हो जाए कर डालिए। उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पर, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पर जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो जाएं कर डालिए। और एक क्वेश्चन आप इस पर भी जरूर करें जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। एक कार्बीन पर इस बार क्वेश्चन आने की उम्मीद और नाइट्रीन पर क्वेश्चन आने की उम्मीद है, इन पर ध्यान देना। और इंडक्टिव इफेक्ट भी जरूर पढ़ लेना। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट जब पढ़ना तो फिर मैं आपसे बताऊंगा कि भाई साहब आप इसमें एक चीज जरूर पढ़ लेना, यानी जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है, एसिडिक और बेसिक करैक्टर, एसिडिक बेसिक नेचर पर जो क्वेश्चन बनता है उसको आप छोड़िएगा, किसी कीमत पर नहीं। आईयूपीएसी नाम थोड़े बहुत लगा के चेक कर लेना। उसके बाद अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहाँ पर 11 चैप्टर में चले आइए। अगर हाइड्रोकार्बन्स में रह जाते हैं आप, हाइड्रोकार्बन्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोकार्बन्स में चाहे वो एल्केन टॉपिक पढ़ा हो आपने या एल्कीन टॉपिक पढ़ा हो, इनमें केवल कुछ ही बातें बताऊंगा। एल्काइन टॉपिक पढ़ा हो, इन सब टॉपिक में अगर आप रहोगे तो मैं आपसे कहूंगा सबसे पहला काम आपको यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि एक आप फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जरूर पढ़ें। क्या पढ़ेंगे? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब ये फ्री रेडिकल जो मैकेनिज्म है इससे क्वेश्चन निश्चित है। दूसरा, इसमें आप जरूर पढ़िएगा मार्कोनी कॉफ्स रूल, मार्कोवनी कॉफ्स रूल। और इसके साथ में एंटी मार्कोनी को भी आप पढ़ लेना, क्योंकि वो तो पढ़ेंगे। तो एंटी मार्कोवनी को भी आप पढ़ लीजिएगा, इसे भी आपको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है, एक बात। और तीसरी बात है पॉलीमेराइजेशन। पॉलीमेराइजेशन को 100% एक क्वेश्चन आना तय है, तो इसी से पॉलीमेराइजेशन को जोड़ लीजिएगा। और साथ ही साथ ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस चाहे वो एल्कीन की हो या एल्काइन की हो, ओजोनोलिसिस पर जरूर ध्यान देना, 100% आपको क्वेश्चन यहां से मिलेगा। और साथ में हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म, तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म आपको छोड़ना नहीं है। डिहाइड्रेशन और हाइड्रेशन की मैकेनिज्म किसी कीमत पर नहीं छोड़ना है। और छठा जिस पर लिख देता हूं कि आएगा ही, वो है आपका सिन और एंटी एडिशन। सिन और एंटी एडिशन जरूर पढ़ के चले जाना, क्योंकि यहां से एल्कीन से क्वेश्चन मिलना है। और साथ ही साथ टर्मिनल हाइड्रोजन जो एल्काइन का होता है उस पर क्वेश्चन आप जरूर पढ़ना। टर्मिनल हाइड्रोजन जो एल्काइन में होता है उस पर क्वेश्चन आप जरूर पढ़ना, छोड़ना नहीं भैया, मैं बता दे रहा हूं आपको, नहीं बाद में मत कहना सर क्या हुआ। इसके बाद कंटिन्यूएशन में चले आइए, एक एक करके सब बातें आपको बताता चल रहा हूं। 12वें टॉपिक पर, 12वें टॉपिक में आप नो एल्कोहल्स में ले लेता हूं, एल्कोहल्स, फिनॉल्स,
एल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर की मैं बात कर रहा हूं, तो एल्कोहल्स, फिनॉल, ईथर पर आपको किन चीजों का विशेष तौर से ध्यान देना है, इस पर भी आप बिल्कुल कोई वो नहीं है। नंबर 1, इनके अंदर, तीनों के अंदर आप तीनों की नेम रिएक्शन, और नेम रिएक्शन में खासकर एक ये विलियम पढ़ लेना, एक रीमर टीमन, एक विलियम और दूसरी रीमर टीमन पढ़ लेना, ठीक है, राइमर टीमन रिएक्शन। लेकिन दोनों में खास बात है कि आपको क्या करना है, इसमें आप इसकी मैकेनिज्म और इसका इंटरमीडिएट जरूर पढ़ लेना, ठीक है, छोड़ना नहीं। इसके अंदर आप अल्कोहल का जो डिहाइड्रेशन है वो आप जरूर पढ़िएगा, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन। तो यहां पर मैं लिख देता हूं अल्कोहल अल्कोहल का डिहाइड्रेशन जरूर पढ़ लेना, जो बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, फिनॉल का जो एसिडिक नेचर है, फिनॉल का एसिडिक नेचर आप बिल्कुल छोड़ना नहीं, एसिडिक नेचर को भी आप 100% पढ़ करके जाइएगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए है, ठीक है। और ईथर की जो रिएक्शन है, ईथर के अंदर जो ये वाली रिएक्शन है, फिनॉल की जो रिएक्शन, ये एनिसोल की जो रिएक्शन है, एनिसोल की रिएक्शन, एक तो HI से जरूर पढ़ लेना, ठीक है, HI से जरूर पढ़ लेना, और साथ ही साथ आप HX मतलब किसी भी HCl HBr से भी, HI से तो पढ़ना, लेकिन HI में कोल्ड और डाइल्यूट वाली अलग पढ़ लेना, और हॉट एंड कंसंट्रेटेड वाली आप अलग पढ़ लेना ध्यान से, ठीक, इसको छोड़ना नहीं है। उसके बाद चले आइएगा नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको नोट करके रखना है कि हमें क्या तैयारी करनी है। बहुत ही जबरदस्त वीडियो है आज की, आपको बहुत फायदा होगा इससे। एल्डिहाइड और कीटोन में एक तो आप सबसे पहले डिस्टिंग्विश जरूर पढ़िएगा, डिस्टिंग्विश जरूर पढ़िएगा। डिस्टिंग्विश में खासकर टेस्ट, और टेस्ट भी एक आयोडोफॉर्म टेस्ट आप करना, इसे मत छोड़ना, इन टॉपिक को मत छोड़ना। एक टॉलेंस वाला टेस्ट आप जरूर करना, ठीक है, और एक आपको टॉलेंस के साथ में फेलिंग वाला टेस्ट आप बिल्कुल करके रखिएगा, छोड़ना आपको किसी भी कीमत पर नहीं है। HBZ रिएक्शन को नोट कर लो, पढ़ना है। उसके बाद आपको गेटरमैन कोच रिएक्शन जरूर पढ़नी है, गेटरमैन्स कोच रिएक्शन आपको जरूर पढ़नी है। इसी के साथ आपको पर्किन रिएक्शन छोड़नी नहीं है, 100% पढ़नी है। और कैनिजारोज रिएक्शन और एल्डोल, इन इतनी रिएक्शन पर तो जरूर नजर आपकी बनी रहनी चाहिए। बाकी आप अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे, लेकिन इतनी चीजें जरूर पढ़ेंगे। अब एल्डिहाइड कीटोन में अगर आप देखते हो तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं, तो इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आप जरूर पढ़ लेना। खासकर कुछ रिडक्शन भी आपको पढ़ने चाहिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन तो रिएजेंट वाले जो KMnO4 वाले हैं, KMnO4 एसिडिक मीडियम वाले हैं, और रिडक्शन में केवल आप 2 रिडक्शन पर ज्यादा महत्व देंगे। उन दोनों में 3 पे करिएगा, एक HI का रिडक्शन, एक आप वुल्फ किश्नर रिडक्शन को आप इंपॉर्टेंस दीजिए, और आप एक दीजिएगा जिंक मरकरी और HCl यानी क्लीमेंसन रिडक्शन को आप जरूर नोट कर लीजिएगा। ये बात एल्डिहाइड कीटोन में छोड़नी नहीं पड़ेगी, आपको 100% करते हुए चलना है। तो यानी कि अब हम लोग ये टॉपिक आपको ऐसे बता रहे हैं जो वाकई में बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, तो आप हमारे साथ जरूर इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कर देना। एमीन्स की अगर मैं बात कर लेता हूं, तो एमीन्स में इस बार क्वेश्चन हिंसबर्ग पर आना है, हिंसबर्ग रिएजेंट पर क्वेश्चन आना है, 100% आना है। उसके बाद एक क्वेश्चन एनिलीनियम आयन पर आना है, एनिलीनियम आयन पर क्वेश्चन जरूर आना है। सॉल्ट जिसे बोलते हैं, सॉल्ट फॉर्मेशन होता है, इस पर क्वेश्चन निश्चित तौर पर आएगा। और एक आपका गैब्रियल थैलीमाइड पर तो 100%, गैब्रियल थैलीमाइड पर तो क्वेश्चन निश्चित तौर पर आएगा। और एक हॉफमैन्स ब्रोमामाइड, बस इतना हॉफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन आप जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा बन रही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम 15वें टॉपिक पर चल लेते हैं, तो बायोमोलिक्यूल की अगर मैं बात करता हूं, तो बायोमोलिक्यूल के अंदर आपको केवल
और केवल विटामिन्स पर फोकस करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, विटामिन्स। और ग्लूकोज में जब जाइएगा तो ग्लूकोज के अंदर और फ्रक्टोज के अंदर आपको खासकर जिन चीज़ों का याद रखना है, एक तो रफ डिग्रेडेशन याद रखना, रफ डिग्रेडेशन जरूर याद रखना, रफ डिग्रेडेशन डिग्रेडेशन जरूर आप याद रखना। एक क्लियानी फिशर भी याद करना, क्लियानी फिशर जरूर पढ़ लेना, 100% पढ़ लेना। और ब्रेकिंग यानी कि जो डाइसैकराइड हैं उनकी ब्रेकिंग याद रखना, डाइसैकराइड की आप ब्रेकिंग पढ़ लीजिएगा 100%। ब्रेकिंग में आखिरकार क्या होगा, ब्रेकिंग में ये होगा कि कौन सा, जैसे अगर आप स्टार्च किस में टूटता है, माल्टोज किस में टूटता है, लैक्टोज किस में टूटता है, इसकी ब्रेकिंग जरूर पढ़ना जरूर आती है। और ग्लूकोज का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन मात्र पढ़ लेना। यानी अगर ग्लूकोज में आपको देखना है तो ग्लूकोज में खासकर मैं 3 रिएक्शन बताऊंगा, तीनों पढ़ लेना। एक तो HI से आप रिडक्शन पढ़ लेना, एक NaHG से रिएक्शन Na सोडियम और C2H5OH से पढ़ लेना, और एक रिडक्शन आप जो है वो इंपॉर्टेंट है केवल LiAlH4 से रिडक्शन जरूर पढ़ना। ऑक्सीडेशन की अगर मैं बात करता हूं तो इसी में ऑक्सीडेशन आप जरूर पढ़िएगा, लेकिन केवल आप ऑक्सीडेशन टॉलेंस वाला पढ़ें, इस बार ज्यादा बिल्कुल नहीं पढ़िएगा। म्यूटा रोटेशन और रिंग फॉर्मेशन में केवल म्यूटा रोटेशन को पढ़ना है, म्यूटा रोटेशन पर क्वेश्चन करना है, म्यूटा रोटेशन पर आपको MCQ जरूर कर लेने हैं, छोड़ना किसी कीमत पर म्यूटा रोटेशन नहीं है। 16th चैप्टर पर चले आइएगा। 16th यानी कि अगर मैं बात करता हूं पॉलीमर्स की, तो मैंने आपको पॉलीमर्स में केवल इस बार जो मुझे भरोसा और उम्मीद है वो नेचुरल पॉलीमर पर है, कि नेचुरल पॉलीमर की अगर मैं बात करता हूं तो नेचुरल पॉलीमर, और उसके बाद आपको जिसे नेचुरल रबर के नाम से जानते हैं, एक आप डेक्रॉन पढ़ लेना, डेक्रॉन, एक आप नाइलॉन पढ़ लेना, नाइलॉन, एक बेकेलाइट पढ़ लेना, बेकेलाइट पढ़ लेना, और एक आप पढ़ लेना PHBV। इतना पढ़ लेना, आपको उम्मीद है कि इनमें से मिलेगा। चाहो तो एक बढ़ा लेना जिसका नाम है स्टायरीन, स्टायरीन आप जरूर बढ़ा लीजिएगा। तो इतना पढ़िएगा, इसमें इतना आपके लिए यहाँ पर सफिशियंट रहेगा। ड्रग्स में आपको मैं बताऊंगा कि ड्रग्स में केवल और केवल आप एंटीसेप्टिक पढ़िएगा, एंटीसेप्टिक ड्रग, और एक और पढ़ लेना जिसका नाम है एंटीसेप्टिक के बाद में एंटीमाइक्रोबियल, एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स में पढ़ करके चले जाना। आपको ड्रग्स से भी क्वेश्चन मिल जाएगा। कीमोथेरेपी की डेफिनेशन भी आ सकती है, कीमोथेरेपी की डेफिनेशन भी इस बार आ सकती है, संभावित है। इसके बाद अगर आप डाइज में जाएंगे तो मैं आपसे कहूंगा कि डाइज में आपको जो है वो केवल 4 डाई, एक तो आपको इंडिगो पढ़ना है, इंडिगो पढ़ना है, एक आपको जो है वो एलिजरिन पढ़ के जाना है, एलिजरिन जाना है, ठीक है। और इंडिगो एलिजरिन तो 100% आपको पढ़ना ही है। और एक आपको मैलेकाइट ग्रीन, मैलेकाइट ग्रीन, इन 3 डाइस को आप पढ़ लेना अच्छे ढंग से, आपको क्वेश्चन मिल जाए। क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम को भी आप पढ़ लेना, क्रोमोफोर क्या होता है और ऑक्सोक्रोम क्या होता है, ऑक्सोक्रोम क्या होता है, इस पर भी क्वेश्चन निश्चित तौर से आने की संभावना बनी रहेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से जुड़ी हुई बातें मैं आपको बता रहा हूं, इनको अगर आपने छोड़ा तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठेंगे साथियों, तो इनको छोड़ना किसी कीमत पर नहीं है। इसके बाद चले आइए 19th चैप्टर पर, जिसका नाम है फोटोकेमिस्ट्री। अगर हम लोग फोटोकेमिस्ट्री में चलते हैं तो फोटोकेमिस्ट्री में केवल आप लैम्बर्ट बियर लॉ पढ़ लेना, लैम्बर्ट बियर्स लॉ पढ़ लेना, लॉ पढ़ लेना, ठीक है। एक ल्यूमो पढ़ लेना, ल्यूमो, और एक आप होमो पढ़ लेना। इतनी चीजें इसमें पढ़ करके चले जाना, आपको यहां से भी क्वेश्चन 100%। क्वांटम यील्ड को भी याद रखिएगा, क्वांटम यील्ड भी आपको पढ़ लेना पड़ेगा। इस पर न्यूमेरिकल एक छोटा सा हो सकता है इस बार आए, संभावित है, संभावित है इस टॉपिक से, ये इन पर MCQs आपको जरूर करने हैं। 20वें टॉपिक पर चले आइए। 20वें में मैं आपको हेट्रो बताऊंगा, और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में खासकर जिन कंपाउंड को पढ़ना है वो मैं आपको बताए दे रहा हूं। एक आपको पायराडीन पर फोकस करना है, ये कंपाउंड है पायराडीन, इसका नेचर पढ़ना है
इसकी रिएक्शन यानी कि नंबर 1 पोजीशन एट रिएक्शन, पोजीशन पढ़ना किस पर रिएक्शन, पोजीशन ऑफ रिएक्शन आपको पढ़ लेना है। इसकी रीमर टीमन आपको जरूर पढ़ लेनी, रीमर टीमन पढ़ लेनी है, ठीक है, रीमर टीमन रिएक्शन पढ़ लेनी। इसी की आपको जो है वो एक रिएक्शन और पढ़नी जिसका नाम है, आप जानते होंगे कि वो ये रिएक्शन नहीं देता, फ्रीडल फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जरूर पढ़ लेनी, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इसको जरूर पढ़ लेनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आईयूपीएसी नाम भी कई बार पूछ लिया गया है, तो इनके आईयूपीएसी नाम को भी आप थोड़ी इज्जत दे दीजिएगा। उसके बाद आपको खासकर हेटेरोसाइक्लिक में नंबर 1 ये टॉपिक जरूर पढ़ लेना, एरोमेटिक नेचर। एरोमेटिक नेचर पर आप बिल्कुल चाहे ढूंढ के पढ़िए लेकिन पढ़िए, बेसिक नेचर पर आपको ढूंढ के पढ़ना है लेकिन पढ़ना है। एसिडिक नेचर पर आपको ढूंढ करके पढ़ना है, जरूर पढ़ना है, लेकिन 100% यहां से क्वेश्चन निश्चित है। आप मान लो 3 में से एक टॉपिक रखा हुआ है, कोई रोक नहीं पाएगा, ये बात मान लेना आप। इसके बाद 21 में पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन पर चलते हैं। पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स की मैं बात करता हूं, तो पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स में खासकर आप नेफ्थलीन की जो रिएक्शंस है पोजीशन वाली, नेफ्थलीन की जो रिएक्शन है पोजीशन वाली, एंथ्रासीन की जो रिएक्शन है पोजीशन वाली, एंथ्रासीन की जो रिएक्शन है पोजीशन वाली, इनको आप कहां पर पोजीशन यानी कि पोजीशन का ध्यान देना है, इन पर जरूर क्वेश्चन आ सकता है। इनका आपको रिडक्शन जरूर पढ़ना है, इनका आपको रिडक्शन पढ़ना है, इन्हीं का आपको ऑक्सीडेशन पढ़ना है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन और नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स भी पढ़ करके जाना है निश्चित। इतने में से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। और खासकर कुछ रिएक्शंस में बता रहा हूं, एक तो नाइट्रेशन जरूर पढ़ लेना, नाइट्रेशन पर क्वेश्चन आता है, सल्फोनेशन पर भी क्वेश्चन आता है, सल्फोनेशन पर क्वेश्चन आता है। इन दो पर तो क्वेश्चन मिथाइल क्लोरोमिथाइलेशन जरूर पढ़ लेना, क्लोरोमिथाइलेशन पर भी क्वेश्चन जरूर आता है। तो साथियों ये क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं, किसी कीमत पर नहीं छोड़ने हैं। मैं तो कहता हूं आप इन टॉपिक्स को बिल्कुल रट डालिए। और इसके बाद 22वां टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेक्ट्रो। स्पेक्ट्रो में आपको नंबर 1 एक तो आपको एनएमआर सिग्नल निकालना आना चाहिए, नंबर 2 लैम्डा मैक्स पर क्वेश्चन संभावित है, नंबर 3 बैंड की जो रेंज है, बैंड की रेंज आप जरूर याद कर लीजिएगा। एक तो सीओ स्ट्रेचिंग को याद कर लेना और ओएच के बीच में जो बॉन्ड लेंथ आती है उसको भी याद कर लेना। तो सीओ स्ट्रेचिंग और बैंडिंग, इस पर इस बार क्वेश्चन स्ट्रेचिंग पर क्वेश्चन आ सकता है और ऑब्लिक बेंडिंग पर भी क्वेश्चन आ सकता है, ये संभावित है। और जरूर पढ़ के जाइएगा। रमन स्पेक्ट्रम की जो रैले लाइन है उस पर भी क्वेश्चन संभावित है। क्या रमन स्पेक्ट्रम, और रमन स्पेक्ट्रम में आप नोट कर लेना, रमन स्पेक्ट्रम में रैले लाइन जरूर आप पढ़ के चले जाइएगा। रैले लाइन आप जरूर पढ़ लेना, छोड़ना नहीं है आपको। मैं फिर बोल रहा हूँ, रैले लाइन जरूर पढ़ लेना, ठीक है। इसी के साथ अगर हम लोग बात कर लेते हैं 23वें टॉपिक की, जिसमें आइसोमेरिज्म आ जाती है। और आइसोमेरिज्म के साथ में ये कन्फर्मेशन भी इसी में मैं बताऊंगा। आइसोमेरिज्म और कन्फर्मेशन निश्चित है जो बता दूंगा वो आएगा 100%। केवल 2 चीजें पढ़ना, एक तो आप ईजेड सिस्टम के एग्जाम्पल जो मैंने कराए थे, एक आरएस सिस्टम के जो एग्जाम्पल मैंने कराए थे, और साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, बस 3, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोप्रोपेन। इनके आप बेयर स्ट्रेन थ्योरी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी को लेकर के आप जरूर इस पर कसमकस ना छोड़िएगा, पढ़ करके जाइएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, जरूरी है भाई साहब। इसके बाद आप इंपॉर्टेंस रिएजेंट जरूर पढ़ लेना। मेरी जो बुकलेट है उसमें जो रिएजेंट्स दे रखे हैं, रिएजेंट्स जो अनुज सर की बुकलेट में दिए हैं, अनुज सर की बुकलेट में जो रिएजेंट दिए हैं उतने पढ़ना। केवल वहां पर 8 रिएजेंट दिए हैं, 8 में से आपको 2 100% मिल जाएंगे, यानी कि 200% आपको मिलने हैं। ये वीडियो देख लेना,
जिंदगी संवर जाएगी आपकी, क्योंकि बहुत दिनों से आप इंतजार कर रहे होंगे। और इसके बाद आप जरूर एंजाइम्स में कौन कौन से मेटल्स होते हैं इस पर भी फोकस करिएगा। एंजाइम्स और उन पर मेटल्स, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंजाइम्स में कौन कौन से मेटल्स होते हैं, इसको जरूर पढ़ना। जैसे नाइट्रोजनस, किसमें जिंक होता है, किसमें कोबाल्ट होता है, ठीक है, ये किसमें मोलिब्डेनम होता है, किसमें आयरन होता है, ये जरूर पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी में अगर मैं आपसे कहूंगा तो आपको केवल इतनी ही बात बोलूंगा कि रेडियो एक्टिव में रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर क्वेश्चन आ सकता है। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर क्वेश्चन इस बार संभावित है और पूरे तरीके से उम्मीद भी कर रहा हूं। इसके बाद जो रेडियो एक्टिव डिके है, रेडियो एक्टिव डिके और डेटिंग पर तो कार्बन डेटिंग C14 पर क्वेश्चन और डिके पर भी इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आएगा। और लास्ट में एक बात और जरूर है कि कौन से एलिमेंट जो होते हैं वो मेडिसिन में, यानी एप्लीकेशन जरूर पढ़ लीजिएगा। एप्लीकेशन खासकर मैं बताऊंगा कि एक तो फास्फोरस P4, ठीक है, फास्फोरस को पढ़िएगा, P31 होता है, फास्फोरस को पढ़ना, नाम काबिल ऐसे लिख देता हूं। एक आयोडीन को पढ़ना फास्फोरस, एक सोडियम को पढ़ना फास्फोरस, आयोडीन, सोडियम, इनको तो आप जरूर पढ़ लेना। एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं ये, क्योंकि इनके क्वेश्चंस भी मैंने बहुत ज्यादा देखे हैं। एक टॉपिक है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जिसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, 22वां टॉपिक है। 22वां टॉपिक आपका क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसमें आपको एक तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जितनी भी रिएक्शंस हैं उनमें से खास रिएक्शन, जैसे कि एक एस्टर वाली रिएक्शन, एक CO2 वाली रिएक्शन, है ना, एक एस्टर, एक CO2 और एक आपकी जो एल्कोहल से रिएक्शन है उसको पढ़ लेना। और खासकर एक रिएक्शन जो बहुत पूछी जा सकती है एल्कोहल के बाद, एल्काइन वाली जो रिएक्शन होती है, एल्काइन जो टर्मिनल हाइड्रोजन रिएक्शन करता है उसको पढ़ना। उसके बाद इसमें आर्गनो कॉपर कंपाउंड और लिथियम वाले कंपाउंड से कंपेरेटिव, यानी RMgX और LI क्या था, LI जिसे बोलते हैं, इन दोनों की रिएक्टिविटी में कंपैरिजन जरूर पढ़ लेना। रिएक्टिविटी में कंपैरिजन जरूर पढ़ लेना, कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, ये आयनिक नेचर पर डिपेंड करता है, ये जरूर क्वेश्चन आ सकता है संभावित। गिलमेंस रिएजेंट R2CU Li, यानी जो गिलमेंस रिएजेंट है वो आप जरूर पढ़ लेना। गिलमेंस रिएजेंट को आप छोड़ना नहीं, बहुत जरूरी है। इतने टॉपिक आपको जरूर पढ़ लेने, किसी भी कीमत पर छोड़ करके नहीं जाना है। ये सब टॉपिक मैंने मैक्सिमम टॉपिक का कवरेज किया है। और इसके बाद आपका DF ब्लॉक और SPDF ब्लॉक में क्या करना है, मैं हमेशा बोलता हूं S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, DF ब्लॉक और साथ में कोऑर्डिनेशन। ये चैप्टर पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जान माने जाते हैं, मतलब पूरी इनऑर्गेनिक इन्हीं पर चलती ही है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आपको बताता चल रहा हूं, इतना काम आप जरूर करके जाइएगा। नंबर 1, एस ब्लॉक की अगर मैं बात करता हूं तो एस ब्लॉक में केवल अरेंजमेंट को फोकस करिए, इस पर अरेंजमेंट को फोकस करिए, ठीक है। और दूसरा, एस ब्लॉक में खासकर डायगोनल रिलेशनशिप, अरेंजमेंट, डायगोनल रिलेशनशिप और फार्मूला, जैसे माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इनके जैसे माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट हो गया, POP, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं, POP हो गया, है ना, इस तरीके के कुछ फार्मूले जरूर पढ़ लेना। उसके बाद P ब्लॉक में चले आइए। P ब्लॉक में खासकर आपको स्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा फोकस करना है, यानी P ब्लॉक में नंबर 1 तो मैं स्ट्रक्चर को ही दूंगा कि भैया आप स्ट्रक्चर छोड़ना मत, चाहे वो बोराजाइन का स्ट्रक्चर हो, चाहे वो आपका Al2Cl6 का स्ट्रक्चर हो, चाहे वो आपका सिलिकेट का स्ट्रक्चर हो, ये स्ट्रक्चर से क्वेश्चन 100% मिलना है, बचना नहीं है। और इन्हीं के साथ में कुछ स्ट्रक्चर ऐसे भी हैं जो NCERT में दिए हैं, वो NCERT उठा लीजिए, चाहे वो SF4 का स्ट्रक्चर हो,
चाहे वो SF6 का स्ट्रक्चर हो, चाहे वो XeO2F2 का स्ट्रक्चर हो, चाहे वो XeO3 का स्ट्रक्चर हो, चाहे वो XeF6 का स्ट्रक्चर हो, चाहे वो ClO2 का स्ट्रक्चर हो, चाहे वो N2O5 का स्ट्रक्चर हो, चाहे वो H3PO3 का स्ट्रक्चर हो। यानी जो स्ट्रक्चर NCERT में दिए हैं उनको आप नहीं छोड़ना, ये मेरी आपको सलाह है। H3PO4, H4P2, H4P2O7, H2S2O8 और H2SO5, इतने स्ट्रक्चर तो आपको 100% करके ही जाने हैं, छोड़ना नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हर टॉपिक में होती हैं, वो जैसे कि मैं आपसे कहूंगा कि जो मैन्युफैक्चर की रिएक्शन है, तो मैन्युफैक्चर की रिएक्शन आप जरूर पढ़ लीजिए, चाहे वो हैबर्स के हो, चाहे वो हैबर्स प्रोसेस की हो, चाहे वो ओस्टवाल्ड प्रोसेस की हो, इनके अंदर जरूर पढ़ना ओस्टवाल्ड की हो, चाहे वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस की हो, और या फिर वो रिएक्शन हो किसकी, डीकन्स मेथड की। यानी इन सब में खासकर आपको कंडीशंस पर जरूर फोकस करना है कि कहाँ टेम्परेचर प्रेशर, यानी एक तो टेम्परेचर, दूसरा अधिकतर प्रेशर, और एक कंसंट्रेशन का इफेक्ट जो ली चैटेलियर को फॉलो करवाता हो, ली चैटेलियर को फॉलो करवाता हो, उसको जरूर पढ़ लेना साथियों, मजा आके लौट जाएगा आपको, बिल्कुल 100% सही है। और इसके बाद पी ब्लॉक के अंदर खासकर इन चीजों को जरूर पढ़ना और हमारी किताब से पढ़ लेना, मैं तो राय दूंगा आपको। एक तो रिडक्शन यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट जरूर इनका ऑर्डर पढ़ना, रिड्यूसिंग एजेंट जरूर पढ़ लेना, एसिडिक करेक्टर पर जरूर चले जाना, एसिडिक और बेसिक दोनों करेक्टर पर चले जाना, ठीक है, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पर चले जाना, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इनके टॉपिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर चाहे जो भी हो, अच्छे ढंग से आप याद कर लेना। ऑक्सी एसिड से जरूर पढ़ लेना, और अगर ऑक्सी एसिड आपने पढ़े तो किसके पढ़ेंगे ये भी मैं बताता आपको चल रहा हूं। ऑक्सी एसिड की बात करता हूं, ऑक्सी एसिड, तो ऑक्सी एसिड केवल क्लोरीन के पढ़ लेना, फास्फोरस के पढ़ लेना और सल्फर, तीन के आप ऑक्सी एसिड पढ़ लेना। इन तीनों में खासकर HClO4 वाले, H3PO4 वाले, और आपके सल्फर में H2S2O5 वाले, और जरूर पढ़ लेना। इनको ध्यान रखते अगर चलोगे तो मैं उम्मीद करता हूं आपका ये टॉपिक भी तैयार हो जाएगा। डी ब्लॉक में आपको केवल एक चीज पढ़नी है, डी ब्लॉक में नंबर 1 मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जिसमें म्यूम फार्मूले पर क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना। स्पिन ओनली फार्मूला जिसे बोलते हैं, स्पिन ओनली फार्मूला जरूर पढ़ लेना। दूसरा इनका कलर पर क्वेश्चन जरूर पढ़ना, कलर DF और F ब्लॉक भी देखें, कलर पढ़ना। और इसमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ जब आप कलर पढ़ें तो कलर में आप एक तो चार्ज ट्रांसफर पर क्वेश्चन जरूर करिए, और साथ ही साथ आपको करना है D to D ट्रांजिशन। इन दोनों में से क्वेश्चन निश्चित तौर पर आपको मिल जाएगा, ऐसी मेरी उम्मीद और कामना भी है। अगर हम लोग कोऑर्डिनेशन पर चल लेते हैं, अगर कोऑर्डिनेशन पे चलेंगे तो यहाँ पर आपको केवल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर आपको अधिकतर हाइब्रिडाइजेशन पर क्वेश्चन बन सकता है, शेप और ज्योमेट्री पर क्वेश्चन बन सकता है, जबकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पर जब हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड, मतलब लो स्पिन हो जाएंगे और ये वाले आपके हाई स्पिन हो जाएंगे। इनकी जो स्प्लिटिंग है वो जरूर पढ़ लेना, खासकर स्प्लिटिंग पर मैं जरूर ध्यान दूंगा कि स्प्लिटिंग जरूर पढ़िएगा। इलेक्ट्रॉनों की जो फिलिंग है, एक तो D 6 इलेक्ट्रॉन की, एक D में 4 इलेक्ट्रॉन की, एक D के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन की जरूर पढ़ करके चले जाना, बहुत ही जरूरी है। और यहीं पर आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को, और साथ ही साथ आपको ट्रांस इफेक्ट जरूर पढ़ना है। ट्रांस इफेक्ट पर क्वेश्चन पिछली बार भी आया था, ट्रांस इफेक्ट जरूर पढ़ करके चले जाना साथियों। एक एक टॉपिक मैंने जबरदस्त आपको बताया है,
कहीं पर कोई चीज छोड़ी नहीं, कोई संदेह नहीं छोड़ा है कि किसको आप ना पढ़ें। खासकर आप इन किताबों का अगर यूज कर लेंगे ना, जो ये मेरे हाथ में दोनों किताबें हैं, इन किताबों का अगर आपने यूज कर लिया तो जानदार मैटर है इसमें। ये दो किताबें आपके लिए वरदान साबित हो सकती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इन किताबों का यूज करके पूरी बढ़िया तैयारी करें, तो आप हमारे नंबर को भी नोट कर सकते हैं। ये केवल व्हाट्सएप पर चल रहा है इस समय, इस बात का ध्यान दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर है और नंबर कितना है, 94 73 70 27 11। ये अनुसर का नंबर है, ये व्हाट्सएप पर अब चल रहा है। और बहुत अच्छी प्रिपरेशन के साथ साथ आप उतरिए, पूरी स्ट्रेटजी प्लान करके उतरिए, पूरी स्ट्रेटजी को अपने अंदर उतार लीजिए, आपको 100% सफलता मिलेगी। साथियों, एक चीज और याद रखना कि समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस समय आप उन चीजों में ना बिल्कुल भी ना फंसिए कि बड़ी खबर पेपर कब हो जाएगा, मैंने पेपर इतने चक्करों में निकाल दिया, मैं घर पर, यानी कि 2 मिनट का नमस्कार करने के बाद आपके साथ जो है वो सिर्फ समय। आप एक बात नोट करिए कि इससे अच्छा बेटर कि आप क्वेश्चन, स्ट्रेटजी, इन सब पर प्लान करिए ना, खाली खबरों के चक्कर में बिल्कुल ना फंसिए। मैं आपको बिल्कुल राय नहीं दूंगा कि आप खबरों के चक्कर में फंसे, क्योंकि मात्र खबरों के चक्कर में रील चलाते चलाते समय खराब हो जाता है। उसी रील में क्वेश्चन तैयार कर लो, उसी रील में आप प्रिपरेशन कर लो, उसी रील में आप स्ट्रेटजी प्लान कर लो। उसी मेरे चैनल पर इतने क्वेश्चन, अगर आप देखोगे तो मेरे चैनल पर आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी, पॉली न्यूक्लियर, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, पूरा चैनल भरा पड़ा है इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड। अगर पूरे चैनल को सब्सक्राइब करके ढूंढ लीजिए, लाइन से चलिएगा, 2019 से जो वीडियोस पड़ी हैं, 2020 से जो वीडियोस पड़ी हैं, उनमें देखना एक एक वीडियो से एक एक पीजीटी में क्वेश्चन आया है साथी। तो अगर आप चाहते हैं अपने आप को सेलेक्ट कराना, तो सही ढंग से पढ़िए, अच्छे चैनल पर पढ़िए, तो फायदा होगा। अन्यथा की स्थिति में आप ऐसे ही चैनल खंगालते रहिए, बड़ी बड़ी खबरों पर नजर बनाए रखिए, सिलेक्शन की कोई चिंता आप ना करिए। तो मैं तो यही कहूंगा कि सही सलाह सही लोग दे पाएंगे। बाकी जिन्होंने, भाई सिंपल सी बात है, पीजीटी का पढ़ाना कोई अम्मा का घर नहीं है, ये बात आप जान। पीजीटी पर क्वेश्चन कराना अम्मा का घर नहीं है। तो वो क्वेश्चन न करा के आपको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। बहुत सारे चैनल आपको बर्बाद कर रहे हैं, वो सिर्फ इसीलिए बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें वो नहीं दे रहे हैं जो आपको चाहिए। हम आपको पूरे चैनल पर, आप नीचे से ऊपर तक जाइए, सभी एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इन सभी के क्वेश्चंस, चाहे हेट्रो हो, चाहे पॉली हो, चाहे स्पेक्ट्रो, हमारे ऐप पर चले जाइए, वहां पर भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए जाते हैं। हमारे ऐप से जो भी लोग जुड़े हैं उनका सिलेक्शन निश्चित हुआ है, ये आप चाहे पूछ लीजिए। और अनुसर इस बात के लिए बिल्कुल दावे के साथ कहते हैं कि आप 100% चैनल पर जाइए, आपको सिलेक्शन वाले कैंडिडेट मिल जाएंगे। नहीं तो सिलेक्शन वाले कैंडिडेट को फोन लगा करके पूछ लीजिएगा कहाँ पढ़े हैं वो। तो सही पढ़िए, अच्छे ढंग से पढ़िए, तो आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। थैंक यू।